गुड मॉर्निंग मेंबर्स। जो मैंने आप लोगों के साथ पहली एक वीडियो शेयर की थी जिसमें कि बेसिकली आई वाज डिस्कसिंग द एमसीक्यूज विच आर प्योरली थ्योरेटिकल बट बिलोंग्स टू द चैप्टर वैल्यूएशन, दैट इज बेसिकली अ प्रैक्टिकल चैप्टर, बट these small topics, these small points are also having equal weightage. So further I'm going to discuss the next some pure theoretical questions. The practical questions we are already discussing in the sessions, in the live sessions that we are having in the class. In next question for the day is, in finance, the price of the bond excluding any interest that has accrued since issue or the most recent coupon payment is called the clean price. ये concept हम लोग generally क्या बोलते हैं? Dirty price minus accrued interest is called clean price, है ना। तो क्लीन प्राइस में अगर एक्रूड इंटरेस्ट जोड़ दिया जाए देन वी गेट डर्टी प्राइस, वाइस वर्सा अगर डर्टी प्राइस में से एक्रूड इंटरेस्ट घटा दिया जाए तो वी गेट क्लीन प्राइस। नेक्स्ट इज, if yield to maturity increases, if YTM increases, then YTM is basically used as a discounted for valuing the bonds, hence the value of the bond will decrease. और द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज गोज डाउन। अब प्रेजेंट वैल्यू या तो मैं बोलूंगा वैल्यू ऑफ द बॉन्ड के ऊपर अगर पूछा होता है इट विल डिक्रीज, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो विल डिक्रीज बिकॉज YTM इज द पॉइंट दैट इज यूज्ड एज अ डिस्काउंट रेट। नाउ इन फाइनेंस द प्राइस ऑफ द बॉन्ड इंक्लूडिंग द accrued interest, the accrued interest किसमें जुड़ा हुआ होता है? That is dirty price. The answer is correct as per this equation also. Yield to maturity of a bond has increased from 6 to 7%. The duration of the bond is, if the YTM increases, then duration of the bond decreases. There is a inverse relationship between the YTM and the value of the value of the bond also and duration of the bond also. If the coupon rate is equal to going rate of interest, then bond will be sold at par, because the interest rate जो उसके ऊपर कंपाउंड हो रहा है उसी के साथ जब वो डिस्काउंट होगा, क्योंकि जो मार्केट में चल रहा है इंटरेस्ट रेट है उसी को हम लोग एक इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन मान सकते हैं, तो उसके साथ जब डिस्काउंट होगा 10% से आप कंपाउंड करोगे, 10% से डिस्काउंट करोगे, द वैल्यू विल बी एट पार। कूपन रेट ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड इज जनरली लो, क्योंकि इन्वेस्टर को उसमें एक लालच दिख रहा होता है कि कल को मुझे कन्वर्जन का बेनिफिट भी मिलेगा। हेंस जनरली द कूपन रेट्स जिसके ऊपर एक नॉर्मल बॉन्ड है जिसमें कोई कन्वर्जन की ऑप्शन नहीं है और एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें कन्वर्जन की ऑप्शन है, देयर विल ऑलवेज बी अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द कन्वर्टिबल बॉन्ड्स ड्यू टू द greed factor of an investor of conversion. Then are the obligation of issuer of such instrument as regards certain future cash flows representing interest and principal which the issuer would pay to the legal owner of the instrument. डेट इंस्ट्रूमेंट इक्विटी में कोई आपको पता है कि फिक्स्ड इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पे करने कोई लाइबिलिटी नहीं होती, इसलिए बोथ ए एंड बी इज आल्सो करेक्ट, नन ऑफ द अबव इज आल्सो करेक्ट, डेट इंस्ट्रूमेंट इज द करेक्ट सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ अ डेट इंस्ट्रूमेंट, इसमें से कौन सा डेट इंस्ट्रूमेंट है? The first is short term debt instrument, the second is long term debt instrument, the third is medium term debt instrument. Generally the answer is A and B. Both short term and long term debt instruments are type of debt instruments. 44. Which of the following is not the example of a debt instrument? कौन सा इसमें से debt instrument का example नहीं है? डिबेंचर इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, कमर्शियल पेपर इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, तो कौन सा नहीं है? फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव, दीज आर नॉट करेक्ट आंसर्स। देन लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर विद अ मैच्योरिटी ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है, जो बॉन्ड्स के लिए हमारे पास टाइम था वो अलग था, डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो मिड टर्म नहीं हम लोग बोलते, या तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, है ना, वो बॉन्ड के लिए स्पेसिफिकली जो एक साल से ज्यादा के लिए बॉन्ड है या डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, कौन सा है? ट्रेजरी बिल्स, हमने पहले भी डिस्कस किया था एमसीक्यू पार्ट 1 में कि ट्रेजरी बिल्स आर बेसिकली फॉर द गवर्नमेंट नीड्स फॉर अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लिक्विडिटी क्रंचेस, है ना। कंज्यूमर लोन्स विच हैव अ रीपेमेंट टर्म ऑफ लेस देन 12 मंथ्स, आप खुद भी समझते हैं कि ये शॉर्ट टर्म है। Credit card bill is again paid within a month or two, maybe most probably, or maximum up to 3 months.
Then 30 years mortgage loan is the correct answer. This is a long term debt instrument. Who is not allowed to do transactions in debt instruments? Secondary dealers. Here it is not the word secondary markets or primary markets. The term is secondary dealers are not allowed to do transactions in debt instruments. Government securities commonly referred as G-Secs. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए शॉर्ट टर्म में वर्ड एक यूज कर दिया जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं, जी सिक्योरिटीज नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं, जी सेक्स करके SECS करके लिख दिया जाता है। ये आप लोगों के पास याद रखने के लिए थ्योरेटिकल पॉइंट है, शॉर्ट टर्म टर्मिनोलॉजी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर secured securities, unsecured securities, sovereign securities and none. जनरली जो वर्ड यूज किया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए दैट इज सोवरेन सिक्योरिटीज। वैसे वो सिक्योर्ड भी हो सकती हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकती हैं, डिपेंड्स। जनरली अनसिक्योर्ड होती हैं, पर ये है कि उसमें श्योरिटी गवर्नमेंट की होती है ना। बट द पॉइंट इज कि हमारे पास सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकती हैं, बट टर्म जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए यूज की जाती है दैट इज बेसिकली सोवरेन बॉन्ड्स। देन मेरे पास है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर इशूड बाय करेक्टली RBI आफ्टर फिजिकल रिफॉर्म्स एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। द मेन पावर्स ऑफ इशूइंग द सिक्योरिटीज इज लाइज राइट नाउ लाइज विद RBI. Government security does not include state government securities, zero coupon bonds, treasury bills. Government can have state government securities, can have zero coupon bonds, can have treasury bills. क्योंकि जब भी आपके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फॉर एग्जांपल NHAI के हो गए या अलग अलग कई प्रोजेक्ट्स के लिए जब गवर्नमेंट को पैसा इकट्ठा करना होता है तो जनरली जीरो कूपन बॉन्ड्स भी इशू कर दिए जाते हैं। तो उस सिचुएशन में द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द, क्योंकि इसमें से सारी की सारी जो है वो आपकी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं। नेक्स्ट, कमर्शियल पेपर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। MCQ 1 में भी डिस्कस हुआ था कि ये डिस्काउंट पे इशू होते हैं और पार वैल्यू पर रिडीम या फेस वैल्यू पर रिडीम होते हैं। जो डिफरेंस अमाउंट होता है दैट बेसिकली इंप्लाइज द इंप्लाइड इंटरेस्ट। देन A commercial paper can be issued for a maximum duration of 364 days, है ना, एक साल से तक इशू किया जा सकता है। 7 days is the minimum duration, 364 days is the maximum duration. Who can issue commercial paper? कॉर्पोरेट भी इशू कर सकते हैं, प्राइमरी डीलर भी इशू कर सकते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी इशू कर सकता है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. What is the minimum face value? Again, a pure theoretical part. Minimum face value for a single investor of a commercial paper is 5 लाख रुपीस। क्योंकि शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बट हाई डिनोमिनेशन के होते हैं, आप 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए उसमें नहीं लगा सकते। एटलीस्ट द अमाउंट इन्वेस्टेबल इज 5 लाख रुपीस। व्हाट इज द मिनिमम मैच्योरिटी ऑफ अ कमर्शियल पेपर? अभी जस्ट 10 सेकंड पहले मैंने डिस्कस किया, इट इज 7 days. Bonds are issued by, again गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है, कॉर्पोरेशन भी एंड म्यूनिसिपैलिटीज भी। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. Which of the following is the point of difference between common stock and common bond? एक शेयर्स में और एक बॉन्ड्स में क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, इन दोनों में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस? तो पहला, शेयर्स आप लोग जानते हो मालिकाना हक देते हैं आपकी कंपनी में, कोई फिक्स रिटर्न्स नहीं होती उनमें, क्योंकि बॉन्ड्स में ऐसा दोनों चीजें होती है ना। तो पहला है मेरे पास राइट्स ऑफ ओनरशिप इन द कंपनी। ऑब्वियसली बात है कॉमन स्टॉक में होता है ओनरशिप, डेट्स में नहीं होता। दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, परफेक्टली फाइन। टाइम ऑफ मैच्योरिटी, इक्विटी शेयर्स का आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा कंपनी इशू कर रही है इक्विटी शेयर्स की 20 साल की मैच्योरिटी, 5 साल की मैच्योरिटी के साथ, डिबेंचर्स में होता है, बिल्कुल ये भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। रेट ऑफ रिटर्न बॉन्ड्स इज फिक्स्ड, ऑन कॉमन स्टॉक और शेयर्स इट इज जनरली वेरिएबल। तो फाइनल आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. When a market required rate of return of a particular bond is less than its coupon rate, the bond is selling at. अब इसका क्या मतलब है सर? अगर मेरे पास जो कूपन रेट जिसपे मुझे इनफ्लो आ रहे हैं वो से फॉर एग्जांपल 10% है, जबकि मार्केट में लोगों की एक्सपेक्टेशन सिर्फ 8% की है, तो इसको जब वो डिस्काउंटिंग के लिए 8% एक इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन रेट के साथ डिस्काउंट होता है, तो जब इसको डिस्काउंट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, कॉमन फिनोमेना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स विल बी मोर देन 100। इसलिए हम बोल देते हैं कि इस बॉन्ड का प्राइस जो है वो 100 रुपए से या उसकी फेस वैल्यू से जनरली ज्यादा होगा या ये प्रीमियम पर चल रहा होगा। और अगर रीड करने का तरीका हो तो जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूं उससे ज्यादा अगर वो कम शेयर या बॉन्ड जो है वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो उस सिचुएशन में हर पर्सन उस बॉन्ड को खरीदना चाहेगा। हर पर्सन खरीदना चाहेगा तो डिमांड सप्लाई रूल की वजह से भी उसके प्राइसेस जो है वो डेफिनेटली प्रैक्टिकली बढ़ने शुरू हो जाएंगे और वो प्रीमियम पे कोट होना शुरू हो जाएगा। देन इंटरेस्ट एंड रेट एंड बॉन्ड प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट्स एंड बॉन्ड प्राइस। अब इंटरेस्ट रेट जो कूपन रेट की बात नहीं कर रहा, जो उस बॉन्ड का इंटरेस्ट है उसकी बात नहीं हो रही,
यहां पे बात हो रही है इंटरेस्ट रेट जो मार्केट में प्रिवेलिंग है। मार्केट में प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट विल बेसिकली डिपेंड्स और शोज अ इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन। और अगर इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है एक डिस्काउंट रेट बढ़ेगा, डिस्काउंट रेट बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विल डिक्रीज। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर है वो है मूव ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन। देन इफ द कूपन रेट इज कांस्टेंट, आपका इंटरेस्ट रेट जो है बॉन्ड के ऊपर वो कांस्टेंट है, द वैल्यू ऑफ बॉन्ड व्हेन क्लोज टू मैच्योरिटी विल बी इशूड वैल्यू, पार वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू और ऑल ऑफ द अबव। नाउ दिस इज अ बिट ट्रिकी पॉइंट कि अगर आपके पास 10 10 10 प्लस 100 रुपीज ये मिलने वाला है, लेट्स अज्यूम, एंड डिस्काउंट रेट इज 15% फॉर एग्जांपल, है ना। तो इफ दिस टाइम पासिस नाउ दिस बॉन्ड इज मूविंग टुवर्ड्स दिस मैच्योरिटी, तो अब हमें फ्यूचर में जो कैश फ्लो मिलने होते हैं उन्हीं की प्रेजेंट वैल्यू इज द बॉन्ड ऑफ वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो जब जब वो मैच्योरिटी की तरफ को जाना शुरू होगा, अब मैक्सिमम हमारे आंखों के सामने क्या चीज होगी दैट वी आर गोइंग टू रिसीव इज द रिडम्पशन वैल्यू। इसलिए आपका बॉन्ड का जो प्राइस है वो किसकी तरफ को मूव करना शुरू कर देता है, फिर उसकी रिडम्पशन वैल्यू की तरफ, है ना, क्योंकि एंड में तो आखिरकार यही मिलने वाला है हमें उस दिन पर मैच्योरिटी वैल्यू पर, है ना। द आंसर इज सी। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। गारंटीड ऑफ रिटर्न, फिक्स्ड टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, दोनों गारंटीड ऑफ रिटर्न्स होती है, फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बट सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हायर इन बॉन्ड्स। All of them is not the correct answer, must be remembered. Which of the following risk is associated with debt instruments, इनमें से डेट इंस्ट्रूमेंट के साथ कौन सा रिस्क। अब ये रिस्क का वैसे प्रैक्टिकली आपका वैल्यूएशन का चैप्टर नहीं है, अलग से एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, बट ये जो टर्म्स है ये मेरे हिसाब से ज्यादा टिपिकल नहीं है, इसलिए वी कैन रीड एंड अंडरस्टैंड देम विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस इटसेल्फ। द फर्स्ट वन इज डेट के साथ क्या क्या रिस्क होते हैं। उसके इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होने का रिस्क होता है, ठीक है, उसके क्रेडिट रिस्क होता है, पैसे मिले ना मिले, लास्ट में इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रिस्क क्या बोलते हैं सर, कल को अगर मान लो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, आज तो मैंने 8% पे बॉन्ड में पैसा लगा दिया, कल को अगर इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई कि 10% इन्फ्लेशन हो गई, तो 8% इंटरेस्ट आ भी रहा है, दैट मींस नेग्लिजिबल टू मी और आई मीन लॉस, है ना। तो वो भी रिस्क रहता है हमेशा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट एक बार जो लग गया वो तो फिक्स रहेगा, इन्फ्लेशन के रेट आपको पता ही है कि वो चेंज होते रहते हैं। तो सारी तरह के ये रिस्क जो है वो एक बॉन्ड में पाए जाते हैं, है ना। If the issuer of a debt instrument defaults on payment on the due dates, it will result in a for the investor। अगर सिंपल सी बात है, अब कोई पर्सन ने लोन लिया हो वापस नहीं करेगा अगर, और इस टाइम पे कंपनी ने लोन लिया होता है या इशूअर ने लोन लिया होता है, अगर वो वापस नहीं करेगा तो इन्वेस्टर को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। प्योरली नॉर्मल कॉमन फिनोमेना। Which of the following risk is involved in debt instrument? Liquidity risk involves, reinvestment risk involves, default risk, default हो सकता है उसमें, liquidity मतलब immediately कैश में उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, this is not a money market instrument, money market instruments को करा जा सकता है, इनको नहीं कर सकते। then reinvestment risk, अभी इस बॉन्ड से पैसा निकाल के कहीं और लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जनरली, hence all of the above। अब आते हैं आपके पास लास्ट में यही रिस्क के, प्योरली वैल्यूएशन का पार्ट नहीं है ये, पर फिर भी आपके पास मैं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि है हमारे पास क्वेश्चंस। व्हेन द इन्वेस्टर इज अनएबल टू सेल द डेट प्रोडक्ट क्विकली एज देयर आर फ्यू बायर्स फॉर इट, ही मे देन हैव टू सेल इट एट अ लोअर प्राइस और वेट टिल द मैच्योरिटी इज कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क। मतलब वो कहता है कि हमारे पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बायर नहीं मिल रहे हमें, और हो सकता है कि हमें अगर अभी पैसों की जरूरत पड़े तो अभी के अभी बेचना पड़ जाएगा, अदरवाइज इसको फिर मजबूरी में हमें होल्ड करके रखना पड़ेगा, और होल्ड करके रखना पड़ेगा तो हमें इमीडिएटली कैश क्रंच का रिस्क जो है वो बियर करना पड़ जाएगा, क्योंकि अभी इसके बायर शायद ना मिले, है ना। और इसीलिए इस रिस्क को क्या बोलते हैं हम लोग, टेक्निकली लिक्विडिटी रिस्क। तो अगर आपने ना भी पढ़ा हो तो यहीं से ही थ्योरी भी हो जाएगी। The reinvestment of periodic interest may happen at a lower rate depending on the prevailing interest rate at the time is called। जब मुझे इंटरेस्ट मिला उस टाइम पर मैं उसको क्या करूंगा, मेरे पास इनकम है, दोबारा री इन्वेस्ट करूंगा, दोबारा री इन्वेस्ट करूंगा, इंटरेस्ट मिलेगा मुझे प्री स्पेसिफाइड फिक्स रेट पर, उस टाइम पे जब दोबारा री इन्वेस्ट करूंगा मार्केट में अगर रेट वेट इंटरेस्ट रेट कम हो गए हुए तो मेरा कम रेट पे इन्वेस्ट होगा, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलना शुरू कर देते हैं, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। देन if the inflation rate changes during the lifetime of a debt product, interest payment fixed at a past date becomes inadequate in today's term is called, abhi explained 10 seconds before, is called inflation risk, है ना। then when the market interest rate, sorry ऊपर हमारे पास था reinvestment risk was the correct answer, my fault, मैंने interest rate नहीं बोला, नहीं reinvestment risk, this is inflation risk। and then when the market
market interest rate rises above the rate of debt instrument, the demand for it falls, and hence the market price of the debt product is also falls, is called interest rate risk. इसका मतलब क्या है कि जैसे मार्केट के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, कूपन रेट तो फिक्स रहेगा, इसलिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू और वैल्यू ऑफ द बॉन्ड जो गिरनी शुरू हो जाएगी। इस तरीके के रिस्क को, बॉन्ड के प्राइसेस में होने वाले इस तरीके के रिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट रेट रिस्क। Now again, next is a pure theoretical question. What is a legal agreement who called the deed of trust between the corporations issuing bonds and the bondholders that establish the terms of the bond issue? जो terms लिखी हुई होती है वो डिवेंचर या बॉन्ड ट्रस्टी या बॉन्ड में नहीं लिखी होती, उस डॉक्यूमेंट को, उस एग्रीमेंट को हम लोग याद रखना है, हम लोगों ने याद रखने वाली ही चीज है, इज कॉल्ड इंडेंचर, जिसमें कि आप लोगों के पास सारी की सारी टर्मिनोलॉजी, इस बॉन्ड में कब कब क्या क्या पैसा दिया जाएगा, डिफॉल्ट हुआ तो क्या होगा, कितना पैसा मिलेगा, क्या क्या इसके राइट्स होंगे, लिक्विडेशन के टाइम पे क्या राइट्स होंगे एंड ऑल, वो सब जिस डॉक्यूमेंट, जिस एग्रीमेंट में लिखा जाता है, दैट एग्रीमेंट इज कॉल्ड इंडेंचर। ठीक है, अब हमारे पास इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट सेशन में थर्ड एमसीक्यू पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपने ये रिवाइज कर लेना है। थैंक यू सो मच। इफ एनी क्वेरीज लेफ्ट यू कैन राइट इट इन कमेंट्स ऑल्सो, और यू कैन आस्क डायरेक्टली ऑन माई फोन थ्रू व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच।